हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बच्चे, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग सुनाओ कैसे हो? चलो गुड है। अच्छा, आज तो बड़े एक्टिव एक्टिव जवाब आ रहे हैं। आज तो लगता है सारे जाग रहे हैं। क्या जल्दी है? मेरा लेक्चर जल्दी हो गया 11 बजे इस वजह से। जिंदा है, चलती फिरती भैया। बेटा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन आज माशाल्लाह बड़े एक्टिव हो, या पता नहीं कोई इंटरनेट की स्पीड कुछ ज्यादा हुई भी है। लेकिन आज तो अच्छा टेस्ट था इसलिए उठे हैं। अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ है? किस चीज का टेस्ट था? कम्युनिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कम्युनिटी बच्चों मुझे बड़ा पसंद था। आप लोगों के होते हैं फील्ड ट्रिप्स इसमें? हम लोग तो घूमने बहुत जाते थे, फील्ड ट्रिप्स होते थे 15 के करीब। नो फील्ड ट्रिप्स? मतलब फील्ड ट्रिप्स के बगैर कैसी कम्युनिटी है बच्चों? कोरोना, ओ कोरोना की वजह से। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब नहीं होते? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो ऑब्वियसली नहीं हो रहे होंगे, लेकिन पहले तो होते होंगे ना। अब ऑनलाइन कम्युनिटी चल रही है। चलो कोई नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब तो इसमें एफसीपीएस भी होता है बच्चों। बल्कि अब तो एफसीपीएस हर सब्जेक्ट में होने लगे हैं। मतलब आप लोगों के पास देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन खैर आप लोगों की तो फील्ड वो बीडीएस वाली है, आप लोग खैर इसी में जाओगे। और जब सारे अच्छे अच्छे डेंटिस्ट बन जाना, तो प्लीज मेरा ट्रीटमेंट फ्री कर दिया करना, ठीक है? मेरे पे एक्सपेरिमेंट ना करना। अच्छा चलो, अब हम लोग जरा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पढ़ लें। ठीक है, सारे वापस आ जाओ। ठीक है। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पढ़ने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे नियोप्लेजिया की। ठीक है। अपने सामने बेशक किताबें रख लो नकल के लिए। ठीक है। लेकिन ये है कि देख के सही बताना। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। जो चीजें मैं नियोप्लेजिया से पूछूं पता चले देख के भी नहीं आ रही। अच्छा, अब हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे छोड़ा था। बेटा ये क्या चल रहा है? इकरा पहुंच गई इस्लामाबाद, ये क्या हो रहा है? बेटा वापस आ जाओ, ये क्या डिस्कशन हो रही है? अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एज विद अदर कैंसर, डेवलपमेंट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज वही चीजें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। कि कैंसर बनने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कोई म्यूटेशन वगैरह, कोई एपिजेनेटिक चेंजेस वगैरह चाहिए होते हैं। कोई ऑन्कोजीन्स की एक्सप्रेशन चाहिए होती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर चेंजेस चाहिए होती हैं। ये सब कैंसर के हॉल मार्क्स हैं जो कि होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया था। मेरे ख्याल से मॉर्फोलॉजी पे आए थे। हाँ, ये भी हमने डायग्राम पढ़ ली थी, ये तो मैंने खुद पढ़ाई थी तुम लोगों को। ये भी नॉच पाथवेज, ये भी हो गया था। आई थिंक मॉर्फोलॉजी हमने पढ़नी थी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में अराइज एनीवेयर इन द हेड एंड नेक रीजन दैट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ऑब्वियसली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वहीं पे होगा जहाँ पे स्क्वेमस लाइनिंग होगी। ठीक है। फॉर द क्लासिक ओरल कैविटी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फेवर्ड लोकेशंस कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, ये एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है तुम लोगों को। ठीक है। ओरल कैविटी के जो क्लासिक है ना, उनकी लोकेशंस देखो। एक तो वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग। ठीक है। फिर फ्लोर ऑफ द माउथ, फिर लोअर लिप, फिर सॉफ्ट पैलेट एंड जिंजिवा। अच्छा, ये इसलिए तुम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट तुम लोग इन्हीं चीजों से डील करोगे। तुम लोगों को पता होना चाहिए, अगर तुम लोगों को अल्सरेशन नजर आए, कोई डिस्प्लास्टिक सी सरफेस नजर आए, कोई तुम लोगों को ऐसी ऐसी एक पेशेंट के चेहरे में वो माउथ कैविटी के अंदर कोई ऐसी जैसे कह लो ना स्वेलिंग नजर आए, या कोई ऐसी हार्ड सा लंप नजर आए जो तुम लोगों को लगे कि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो तुम लोगों को इसकी साइड्स पता होना चाहिए। एक तो जबान के ऊपर है, फिर इसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ है, नीचे से लोअर लिप है, सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है। जिंजिवा वगैरह। क्लासिक malignancies are typically preceded by the presence of pre-malignant lesion that can be heterogeneous in presentation। वही बात। ठीक है। In the early stages, cancer of the oral cavity appear either as raised, firm, pearly plaques or as a irregular, roughened or verrucous area of mucosal thickening, possibly mistaken for leukoplakia। ठीक है। शुरू शुरू में कैसे नजर आता है कैंसर? आपको रेस्ड, फर्म, सब पर्ली से, प्लेक से नजर आएंगे, जैसे उखड़े उखड़े से, जैसे कोई जख्म टाइप सा बना होता है। ठीक है। रेफरेंस होगा, ये वेरुकस होगा। ठीक है। वेरुकस का मतलब ये होता है कि ऐसे ऊपर नीचे से। ठीक है। ये वेरुकस एक कार्सिनोमा भी होता है जिसमें ऊपर नीचे ऐसे वेरीगेटेड सी लाइनिंग होती है। ठीक है।
इसको आप ल्यूकोप्लेकिया समझ सकते हो, ठीक है। आइदर पैटर्न में बी सुपर इम्पोज्ड ऑन बैकग्राउंड ऑफ अ पेरेंट ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया एज these enlarge they typically create ulcerated and protruding masses that have irregular and indurated borders, ठीक है। और जैसे जैसे ये लीजन्स ग्रो करती रहती हैं, इनके बॉर्डर्स हमें बताते हैं कि ये किस टाइप की लीजन्स हैं, ठीक है। इरेगुलर हैं, इंड्यूरेटेड मार्जिन है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में अगर आप एससीसी को देखो तो ये डिस्प्लास्टिक लीजन के तौर पे शुरू होते हैं, ठीक है। आइदर प्रोग्रेस कर जाते हैं फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया पे या नहीं भी करते। फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया को कार्सिनोमा इन सीटू कह रहे हैं, ठीक है। मतलब इन सीटू हमेशा याद रखने की एक ऐसा कैंसर जो एक साइड पे मौजूद होता है बिफोर इन्वेडिंग द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा। आगे डायग्राम भी दी हुई है, ठीक है। एक तो उसने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बताया हुआ, ये स्किन, ये देखो जरा, ये वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि क्लिनिकल अपीयरेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग द अल्सरेशन एंड इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब होता है रेडनेस, ठीक है, ऑफ द ओरल म्यूकोजा। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे अगर आप देखो तो आपको न्यूमरस नेस्ट नजर आएंगे, ठीक है, एंड आइलैंड्स ऑफ मैलिग्नेंट केराटिनोसाइट्स, ठीक है। ये नेस्ट इनको कह रहा है, ठीक है। ये नेस्ट किसको कहते हैं, हम उर्दू में क्या होता है नेस्ट को, क्या कहते हैं, घोंसला, घोंसला कहते हैं ना ये ऐसे। हाँ, घोंसला कहते हैं। सॉरी बच्चों, मेरी उर्दू थोड़ी सी ज़रा वो है, आई एम नॉट उर्दू स्पीकिंग, आई एम पश्तो स्पीकिंग, और मेरे लिए ये ज़रा थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज मुश्किल होती हैं। अच्छा, देन देयर आर न्यूमरस नेस्ट आपको नजर आएंगे इस तरह, आइलैंड से नजर आते हैं आपको केराटिनोसाइट से। ये केराटिन होती है ऐसे जो प्याज की तरह होती है, ठीक है। ये देखो ये वाली ऐसे प्याज की तरह लच्छे से होते हैं। इन्वेडिंग द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। ये नीचे स्केलेटल मसल जा रहा है, ये लाइनिंग, ठीक है। इसको इन्वेड करता है, ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा को इन्वेड करेगा। Then this difference in progression should be contrasted with cervical cancer, in which typically full thickness dysplasia representing carcinoma in situ develops before invasion. ये अब वो कह रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर में जरा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, जब वहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है सर्विक्स में, तो वहाँ पे फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया जब हो चुका होता है, इसका मतलब होता है कि कार्सिनोमा इन साइटू हो चुका होता है बिफोर इन्वेजन से पहले ही। यहाँ पे इन्वेजन जब होगी तब आपको कार्सिनोमा इन सीटू नजर आएगा। इस तरह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा काफी रेंज होती है, वेल डिफरेंशिएटेड से लेके एनाप्लास्टिक सार्कोमेटॉइड ट्यूमर्स होते हैं, और इसके अलावा रैपिडली ग्रोइंग लीजन। However, the degree of histological differentiation as determined by the relative degree of keratinization is not correlative behavior as a group. These tumors tend to infiltrate locally before they metastasize to the other side. Locally पहले infiltrate करते हैं before metastasizing to the other side. Route of extension इनका primary site पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू आप लोगों को आ सकते हैं कि फेवर्ड साइट ऑफ लोकल मेटास्टेसिस इन ओरल कैविटी मेलिग्नेंसीज आर सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस आर मेडिएशनल लिम्फ नोड्स, लंग, लिवर एंड बोन्स, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो। इस तरह के आप लोगों को एमसीक्यू आ सकते हैं कि लोकल मेटास्टेसिस अगर हो ओरल कैविटी की मेलिग्नेंसीज में तो सबसे पहले कहाँ जाता है, फेवर्ड साइट कौन सी है, और मोस्ट कॉमन साइट्स डिस्टेंट मेटास्टेसिस की, ये लोकल मेटास्टेसिस है, ठीक है। अंडरलाइन कर लिया करो लोकल मेटास्टेसिस और डिस्टेंट मेटास्टेसिस। और अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रही है, दूर कहीं मेटास्टेसिस हो रही है, तो वो मेडिएशनल लिम्फ नोड हो सकते हैं, लंग हो सकता है, लिवर और बोन हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली सर डिस्टेंट मेटास्टेसिस और ऑफन ऑलरेडी प्रेजेंट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ द प्राइमरी लीजन। मतलब ज्यादा जितने जितने ये काफी, क्योंकि बड़ा खतरनाक किस्म का कैंसर होता है, तो मोस्टली जब हमें पहली दफा प्रेजेंट करते हैं तो कहीं डिस्टेंट मेटास्टाइज ऑलरेडी कर चुका होता है, ठीक है। अब बच्चों अगला टॉपिक है आपका ओडोंटोजेनिक सिस्ट एंड ट्यूमर, ठीक है। The overwhelming majority of odontogenic cysts are derived from the remnants of odontogenic epithelium present within the jaws, ठीक है। odontogenic ये इसी एरिया से डील कर रहा है आप लोगों के, ठीक है, ओरल कैविटी से, ठीक है। उसके आसपास जितने भी ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम है उससे जो सिस्ट राइज करती हैं उनको हम ओडोंटोजेनिक सिस्ट कहते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द स्केलेटन एपिथेलियल लाइन सिस्ट आर क्वाइट कॉमन इन द जॉज, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, और इनको इधर क्लासीफाई कर सकते हैं इधर एज एन इन्फ्लेमेटरी और एज डेवलपमेंटल। अच्छा, अब ये कुछ हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ओडोंटोजेनिक सिस्ट की एक टेबल बना हुआ है। इसमें दो क्लासिफिकेशन है इसकी, एक इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में सिस्ट बनी है मुंह के अंदर, और डेवलपमेंटल। अच्छा, सिस्ट कोई भी हो सकती है, ज्यादातर सिस्ट वही होती है ऐसी पानी की थैलियों को जो है वो हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे पेरी एपिकल सिस्ट है, रेजिडुअल सिस्ट है, पैराडेंटल सिस्ट है, ये इन्फ्लेमेटरी सिस्ट है, ठीक है। इस तरह डेवलपमेंटल सिस्ट में डेंटिजीरस सिस्ट है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है, जिंजिवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न है, सिस्ट ऑफ अडल्ट है, eruption सिस्ट है, लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट है, ग्लैंडुलर ऑटोजेनिक सिस्ट है, और कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, जिसको गोल्डन सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इनके नाम बच्चों को याद करने होंगे। ज्यादातर हमारे जो पास मेयो में केसेस आते थे ना, वो ज्यादा डेवलपमेंटल सिस्ट के आते थे, और इन्फ्लेमेटरी सिस्ट में से पेरी एपिकल सिस्ट आती थी। ये हमारे पास डेंटिजीरस सिस्ट बहुत कॉमन था मेयो में, हमारे पास ओडोंटोजेनिक सिस्ट बहुत ज्यादा कॉमन था, ठीक है।
ये 2 सिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है? हर दूसरी सिस्ट जो हमें मैक्सिलोफेशियल से आती थी, वो ये 2 सिस्ट होती थी। इस तरह अगर आप ट्यूमर्स ऑफ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम को अगर आप डिवाइड करें तो आप उसको बेनाइन और मेलिग्नेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम से अराइज करते हैं, ठीक है? ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ मैंने टेबल पहले इसका लिख दिया था, लेकिन पहले हम सिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्यूमर्स पे आएंगे। सिस्ट बेनाइन है बच्चों, ट्यूमर्स मेलिग्नेंट है ऑब्वियसली। अब जो पहली सिस्ट है हमने पढ़ी थी डेवलपमेंटल सिस्ट में, वो थी डेंटिजीरस सिस्ट, ठीक है? अब डेंटिजीरस सिस्ट क्या है? इट इज अ सिस्ट दैट ओरिजिनेट्स अराउंड द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ and is thought to be the result of the fluid accumulation between the developing tooth and the dental follicle, ठीक है? अनइरप्टेड टूथ के पास निकली, ठीक है? और साथ कहाँ पे बनी? बिटवीन द डेवलपमेंट टूथ एंड द डेंटल फॉलिकल। रेडियोग्राफिकली दीज आर यूनिलोकुलर लीजन मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड थर्ड मोलर विजडम टूथ, ठीक है? यूनिलोकुलर लीजन है, ठीक है? एक ही जगह पे राइज करती हैं, एक ही जगह से ग्रो करती हैं। हिस्टोलॉजिकली इनको लाइनिंग क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की इनकी लाइनिंग होती है, और ऑफन देयर इज डेंस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट इन द कनेक्टिव स्ट्रोमा। ऑल्दो ये इन्फ्लेमेटरी सिस्ट नहीं है, लेकिन इनके अंदर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिल सकता है कनेक्टिव टिश्यू में, और इसका इलाज सिर्फ कंप्लीट रिमूवल ही है, ठीक है? ये डेंटिजीरस सिस्ट होगी बच्चों। दूसरी सिस्ट जो हमने पढ़ी है यहाँ पे वो है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, डेवलपमेंटल सिस्ट में दूसरे नंबर पे, ठीक है? Odontogenic keratocyst, now called keratocystic odontogenic tumor, is an important lesion that must be differentiated from other odontogenic cysts because of its aggressive behavior, ठीक है? थोड़ी सी एग्रेसिव किस्म की है, प्रेजेंट किसी भी एज पे कर सकती है। अच्छा, इसके 2 नाम है, इसको केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर भी कह सकते हैं, मतलब ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट को अगर उल्टा कर दो तो वो इसका दूसरा नाम बन जाएगा, ठीक है? ओडोंटोजेनिक केराटोसिस किसी भी एज में मिल सकती है, लेकिन मोस्टली 10 to 40 ईयर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है? मोस्टली मेल्स में होती है, विद इन द पोस्टीरियर मैंडिबल होती है। रेडियोग्राफिकली ये भी यूनिलोकुलर सिस्ट के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, या मल्टीलोकुलर भी हो सकती है। हिस्टोलॉजिकली आपको इसके ऊपर एक थिन लाइनिंग ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नजर आती है, और प्रोमिनेंट इसकी बेसल लेयर होती है, और कोरुगेटेड एपिथेलियल सरफेस होती है, ठीक है? हमारे पाकिस्तान के सेटअप में बहुत कॉमन है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोरुगेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसे गिच मिच सी जो एपिथेलियल सरफेस हुई होती है ना, कोरुगेशन होती है ऐसे, जिस तरह कोरुगेटेड सी ऐसे, किस तरह मैं बताऊं तुम लोगों को कोरुगेटेड अपीयरेंस? चलो मैं इसकी पिक्चर लेके आऊंगी, फिर दिखाऊंगी, ठीक है? ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? कंप्लीट रिमूवर ऑफ द लीजन बिकॉज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट आर लोकली एग्रेसिव एंड रिकरेंस रेट आर इनएडिक्वेटली रिमूव्ड आर अबाउट 60%, ठीक है? सही रिमूव नहीं किया तो दोबारा वापस आ जाएंगे मरीज, इसलिए सही तरीके से रिमूव करना तुम लोग, ठीक है? 80% लीजन सॉलिटरी होती है, मल्टीपल भी होती है अबाउट 20% पेशेंट में। अच्छा, and but mandible again in 20% of patient who should be evaluated for the basal cell carcinoma syndrome, Gordon syndrome, which is associated with mutation in the tumor suppressor gene PTCH chromosome इस पे, ठीक है? वो कह रहा है कि कुछ 20% पेशेंट्स को जो है हमें बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम के लिए भी एवेल्युएट करना चाहिए, गॉर्लिंग सिंड्रोम, क्योंकि उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन जो पीटीसीएच है उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है? तो हमें इनको अच्छे तरीके से इसकी बायोप्सी जब करें तो उसको अच्छे तरीके से एवेलुएट करना चाहिए कि वाइदर ये सिस्ट है या कोई ट्यूमर सिंड्रोम एसोसिएटेड ट्यूमर है। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक इन्फ्लेमेटरी सिस्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहली इन्फ्लेमेटरी सिस्ट थी पेरी एपिकल सिस्ट, ठीक है? पेरी एपिकल सिस्ट आ गई। In contrast to the developmental cyst, it is inflammatory in origin and they are a common lesion found at the apex of teeth, ठीक है? इनके आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी सिस्ट किस जगह पे होती है, ठीक है? ताकि जब तुम लोग फिर से कल मैक्सिलोफेशियल इंशाल्लाह सर्जन बनोगे सारे, तो फिर तुम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी सिस्ट अगर एक जगह से तुम लोग निकाल रहे हो, तो जब मुझे भेजोगे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को, तो सही लेबल करके भेजना, ठीक है? दे डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द टूथ, ठीक है? पल्पाइटिस उसको कहते हैं, विच मे बी कॉज्ड बाय advanced carious lesions or by trauma to the teeth in question. Inflammatory process may result in the necrosis of the pulpal tissue, which can traverse the length of the root and exit at the apex of the tooth into the surrounding alveolar bone, ठीक है? अब ये इन्फ्लेमेशन का बताया हुआ है कि क्या कर सकती है, नेक्रोसिस कर सकती है, पूरे रूट को ट्रांसफर्स करती है, एग्जिट करती है एपेक्स ऑफ टूथ पे इनटू द सराउंडिंग alveolar bone. Over time, like any other chronic inflammatory process, lesion with granulation tissue may develop, and subsequent epithelialization may lead to the formation of radicular cyst, ठीक है? अब ये पेरी एपिकल सिस्ट रेडिकल सिस्ट में भी बन सकती है, किस वजह से? जब यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है? टाइम के साथ जब ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, काफी पुरानी सिस्ट हो गई है, ठीक है? तो हम इसको रेडिकुलर सिस्ट कहेंगे, ठीक है? While the term periapical granuloma is not the most appropriate terminology, the lesion does not show granulomatous inflammation. This older name is still used. Periapical inflammatory lesion persists as a result of the continued presence of bacteria or other irritating agents in the area, ठीक है? क्योंकि inflammatory cyst है,
इन्फ्लेमेशन के साथ-साथ यहाँ पे आपको बैक्टीरिया भी मिलेंगे, ठीक है? सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देयरफॉर नेसेसिटेट द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ऑफेंडिंग मटीरियल एंड एप्रोप्रिएट रिस्टोरेशन ऑफ द टूथ और एक्सट्रैक्शन। ठीक है? तो सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करके भेजना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। हमने सिस्ट तो पढ़ ली जो कि बिनाइन थी। अब हम पढ़ेंगे ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स आर ग्रुप ऑफ लीजन विद डाइवर्स हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंसेस एंड अ क्लिनिकल बिहेवियर। सम आर ट्रू नियोप्लाज्म, बोथ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, व्हाइल अदर्स आर मोर लाइकली हेमाटोमास। ठीक है? कुछ ट्यूमर की तरह प्रेजेंट करते हैं, नियोप्लाज्म की तरह बिनाइन और मैलिग्नेंट। कुछ हेमाटोमास होते हैं। ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम और ectomesenchyme or both. The two most common and clinically significant tumors are the following. Sorry. अब ये दो ही हैं बच्चों, ठीक है? ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स में एमिलोब्लास्टोमा और ओडोंटोमा। इसका एक टेबल बना हुआ है बुक में, ठीक है? हमारी बुक में इसमें ओडोंटोजेनिक ट्यूमर लिखा हुआ है, ठीक है? और एमिलोब्लास्टोमा लिखा हुआ है। अगर आप ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम डिराइव्ड ट्यूमर्स देखो तो उसमें बिनाइन भी हैं और मैलिग्नेंट भी हैं। इस तरह ट्यूमर्स ऑफ ओडोंटोजेनिक एक्टोमेसेनकाइम है, इसी तरह ट्यूमर ऑफ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम एंड एक्टोमेसेनकाइम दोनों हैं। अगर आप पहले ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम डिराइव्ड ट्यूमर्स देखो तो उसमें बिनाइन में हमारे पास है एमिलोब्लास्टोमा, फिर है कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर जिसको पिनबोर्ड ट्यूमर कहते हैं, स्क्वेमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है या एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है। हमारे पास मेयो में सबसे ज़्यादा कॉमन अमीलोब्लास्टोमा आता था, ठीक है? और हमारे पास ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा, ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा भी बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है? अच्छा, मैलिग्नेंट अगर आप देखें तो एमिलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट एमिलोब्लास्टोमा, क्लियर सेल ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा, गोस्ट सेल ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा, प्राइमरी इंट्राओसियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर आप अगर ट्यूमर्स ऑफ ओडोंटोजेनिक एक्टोमेसेनकाइम देखो तो उसमें क्योंकि ये मेसेनकाइमल है तो इसमें फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह इन्वॉल्व होगा, तो उसमें सीमेंटोब्लास्टोमा है, फाइब्रोमा है और मिक्सोमा वगैरह। फिर अब अगर आप इनका मिक्स देखो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम और एक्टोमेसेनकाइम के, तो उसमें हमारे पास बिनाइन भी है, मैलिग्नेंट भी है। बिनाइन हमारे पास ऑब्वियसली है मेलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, फाइब्रोएडिनोमा, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, ओडोंटोमीलोब्लास्टोमा, ठीक है? ये सब बिनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट में मीलोब्लास्टिक फाइब्रोसार्कोमा होता है, ठीक है? यहाँ आपकी बुक में उसने दो दिखाए हुए, एक तो मीलोब्लास्टोमा और एक उसने ओडोंटोमा, ठीक है? एमिलोब्लास्टोमा दायरा ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम से राइज करता है, इसके अंदर कोई एक्टोमेसेनकाइमल डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसे कि ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है? It is commonly cystic, growing and locally invasive but has an indolent course in most cases. ठीक है? खामोशी से ग्रो करता है, सिस्टिक होता है, स्लो ग्रोइंग होता है और लोकली इन्वेड कर सकता है। टिपिकल ऑब्वियसली वाइड सर्जिकल रिसेक्शन है टू प्रिवेंट द रिकरेंसेस। और ओडोंटोमा जो है मोस्ट कॉमन ट्यूमर टाइप ऑफ द ओडोंटोजेनिक ट्यूमर arises from epithelium but shows extensive deposition of enamel and dentin, and odontomas are probably hematomas rather than true neoplasm and are cured by local incision। ठीक है? बेसिकली ये बेनाइन ही हमाटोमास हमाटोमास याद है हम लोग पढ़ते थे कि ये बेनाइन होता है नेचर का, ठीक है? ये ट्यूमर की डिफरेंशिएशन से पहले वाली स्टेज होती है। ओडोंटोमास आर प्रोबेबली हेमाटोमा रेदर देन ट्रू neoplasm एंड आर क्योर्ड बाय लोकल एक्सीजन। ठीक है? इसके साथ ही हम लोग का ये खत्म हो गया बच्चों, ठीक है? अच्छा, आई होप। अच्छा, ये मुझे किसी ने बखैर आगले भी किया हुआ है, उमैर ने। भाई तुम पठान तो नहीं हो तुम भी? हाँ, बारिश आता है। नहीं, बारिश आता है। अच्छा, चलो मैं तुम लोगों को ज़रा टेस्ट वाले दिन पूछूंगी, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, अब वापस आ जाओ ज़रा सारे, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में ज़रा कोई अपना रिस्पॉन्स दें कि अब आप लोगों का ओरल कैविटी खत्म हो गई है। ओरल कैविटी से रिलेटेड किसी को कोई मुश्किलात हैं तो मुझे भी बताएं, ठीक है? ताकि हम नियोप्लेजिया की रिवीजन स्टार्ट करें। अच्छा, मैथ को कोई मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है? आगे बढ़ो भाई। एक शेर ने तो लिख दिया है। अच्छा, टेस्ट पास करा दें। अच्छा, टेस्ट पिछला टेस्ट कैसा था सब लोगों का? कैसे मार्क्स थे? अच्छा था जो मेरे साथ हुआ था, हीमोडायनेमिक्स और क्या था वो, जेनेटिक्स। ठीक थे? अच्छा, पास हुए थे? अच्छा, चलो ये तो हमारे चलती रहेगी गपशप। ज़रा मैं नियोप्लेजिया खोलूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद तुम लोगों को नियोप्लेजिया थोड़ा सा ज़रा
अच्छा बच्चों, न्यूप्लेजिया मैंने खोल लिया है, ठीक है। अब ये है कि न्यूप्लेजिया हम देखते हैं। अच्छा, बुक्स किस-किस के सामने खुली हुई हैं? बच्चों, अच्छा सबके सामने खुली हुई हैं। अच्छा, ओरल न्यूप्लेजिया बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा सबकी खुली हुई हैं, ठीक है। चलो, अच्छा न्यूप्लेजिया क्या होता है? स्लाइड्स देख-देख के पढ़ते जाओ बेशक। न्यू ग्रोथ होती है, एक्सीलेंट, ठीक है। शाबाश, न्यू ग्रोथ होती है बच्चों, ठीक है। मॉडर्न एरिया में हम न्यूप्लेजिया को कैसे डिफाइन करते हैं? स्लो क्यों हो गए हो? सारे सो गए हो क्या? जाग रहे हो? अच्छा, लग रहा है जैसे सो रहे हो मुझे। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर के क्या होते हैं। एक तो होता है जिसमें न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरा होता है रिएक्टिव स्ट्रोमा। मतलब जब हम ट्यूमर को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमने बेसिकली बताना होता है न्यूप्लास्टिक सेल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम उसके पैरेन्काइमा को डिस्क्राइब करते हैं और दूसरे नंबर पे जो हम चीज बताते हैं वो होता है हमारा रिएक्टिव स्ट्रोमा, ठीक है। तो अगर कभी भी इस तरह के एमसीक्यूज आए कि आपसे पूछा जाए कि न्यूप्लास्टिक सेल्स जो ट्यूमर का बेसिकली पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है ट्यूमर का जिसमें न्यूप्लास्टिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज पैरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज कम है इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी, ठीक है। अच्छा, हमने बुक्स और स्लाइड्स आपकी देखे सो टाइप नहीं करे। अच्छा, टाइप नहीं कर रहे। अच्छा चलो, टाइप ना भी करो, ठीक है, सुनते रहो सिर्फ बैठ के, ठीक है। बस रिस्पांस देते रहो ताकि मुझे लगे कि जाग रहे हो सारे, सो नहीं गए हो, ठीक है। अच्छा, ट्यूमर का न्यूप्लास्टिक सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड वेसल ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास होते हैं कुछ बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अब तुम लोग एमसीक्यूज आ सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर्स को तुमने डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम मेलिग्नेंट ट्यूमर,
ठीक है? मैं आपसे आपको काफ़ी सारी लिस्ट दे दूँ और पूछूँ कि इसमें से बेनाइन कौन-सा है और मैलिग्नेंट कौन-सा है, तो वो तुम लोग मुझे बताओगे। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो बेनाइन ट्यूमर का पता होना चाहिए, ऐसा होता है जो कि मासूम होता है, एक जगह पे रहता है, इन्वेड नहीं करता, मेटास्टाइज़ नहीं करता, सर्जिकली ईज़िली उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है? बेनाइन ट्यूमर्स के एंड में ज़्यादातर सफिक्स ओएमए आता है, ठीक है? जैसे फाइब्रोमा, जैसे कॉन्ड्रोमा वगैरह, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं होता। सार्कोमा है, बड़ा खतरनाक सा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसके एंड में भी ओएमए आता है, ठीक है? इस तरह मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ऐसे होते हैं जो कि आस-पास के स्ट्रक्चर, इनको हम कैंसर कहते हैं, जो कि इन्वेड करते हैं, आस-पास के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डिस्टेंट साइट पे स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है? अब ट्यूमर की नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेबल था इसमें बुक में, जो मैंने तुम लोगों को काफ़ी मेहनत से पढ़ाया था, ठीक है? ये वाला ट्यूमर था बच्चों। अच्छा, सेकेंडली बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंसेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यूएचएस में बहुत दफा आते हैं, ठीक है? तुम लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। ये चार डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब एन प्लेजिया, प्लेजिया इज फॉर्म, ठीक है? ये डिफरेंशिएशन एन का जहां आ जाए वहां मतलब होता है कि लॉस हो गई है, एनाप्लेजिया, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? या डिफरेंशिएशन, यहाँ ऊपर उसने स्लैश करके लिखा हुआ है। रेट ऑफ ग्रोथ, लोकल इन्वेजन, मेटास्टेसिस, हमने बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर पढ़ा था। हमने पहले डिफरेंशिएशन को देखा था ट्यूमर की, फिर हमने उसका रेट ऑफ ग्रोथ देखा, फिर हमने देखा कि वो इन्वेड कितना करता है और फिर मेटास्टाइज करना पड़ता है। अब एक ट्यूमर है, ठीक है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो जब तुम उसकी बायोप्सी करते हो तो तुम लोगों को पता लगता है, उस ट्यूमर को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो तुम लोगों को पता लगता है अच्छा ये डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, ठीक है? फिर आप देखते हो कि कितना फैला हुआ है, उसका ग्रोथ देखते हो, आप मैयर करते हो कि यार वो कितना फैल गया है, किस स्टेज पे आ चुके हैं। फिर आप देखते हो कि उसने क्या आसपास की स्ट्रक्चर्स को जो उसके पास थी, फर्ज करो जिस तरह अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास ट्यूमर है इसका बोन का, ठीक है? बोन का ट्यूमर है तो मैं देखूंगी आसपास के सॉफ्ट टिश्यू को उसने इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया, या आसपास के जॉइंट कैविटी को इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया, ठीक है? फिर इस तरह आप देखते हो मेटास्टेसिस कि वो कितना फैल चुका है, मेटास्टाइज कर गया। मेटास्टेसिस भी खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अच्छा, फिर शाबाश, तहरीन ने बिल्कुल सही बताया था, एडिनोमा बिल्कुल एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है? अच्छा, अब तुम लोग को अगर फर्ज करो इस तरह एमसीक्यूज आए हुए हैं, लिस्ट आई हुई है जिसमें तुम लोगों को लिखा हुआ है कि आप लोगों ने बताना है, जिस तरह ये फर्ज करो तुम्हें एक लिस्ट आती है एमसीक्यूज में कि लिखा हुआ है कि फाइब्रोमा, लाइपोमा, कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोमा, और साथ लिखा हुआ हो इधर एंजियोसार्कोमा, ठीक है? अब मैं इनमें से पूछूं तुम लोगों से कि विच वन इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। मैम डिफरेंस वाली स्लाइड दिखा दें आफ्टर दिस। अच्छा, ये डिफरेंस है बच्चे, ये वाली डिफरेंस वाली स्लाइड है। एनजीओ, वेरी गुड इब्राहिम, ठीक है, एक्सीलेंट। बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंसेस हैं बच्चों, ये टिप्स पे याद होने चाहिए। पहले पता होता है कि बिनाइन जो है वेल डिफरेंशिएटेड है, मेलिग्नेंट नहीं होता डिफरेंशिएटेड, ठीक है? ये अपने टिश्यू ऑफ ओरिजिन से मिलता है, ये नहीं मिलता। ये प्रोग्रेसिव स्लो होता है, ये एरेटिक हो सकता है, या स्लो भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते आप मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। इसमें माइटोटिक फिगर्स रेयर होती हैं, ये नॉर्मल होती हैं, इसमें माइटोटिक फिगर्स न्यूमरस होती हैं। अच्छा, माइटोसिस वैसे भी अगर आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड को में देखो ना, किसी भी टिश्यू में आपको नॉर्मल माइटोसिस मिलती है, ठीक है? लेकिन माइटोसिस को हम एबनॉर्मल तब करेंगे, ये नहीं हो कि माइटोसिस नजर आ रही है तो कह दो कि हो ये तो मैलिग्नेंट है। नहीं, माइटोसिस नॉर्मली भी नजर आती है, बिनाइन केसेस में नजर आती है, नॉर्मल केसेस में नजर आती है। लेकिन माइटोसिस को कब हम एबनॉर्मल कहेंगे? जब वो ट्राइपोलर, जब वो क्वाड्रीपोलर होगी। नॉर्मली होती है ना, बाइपोलर होती है ना माइटोसिस, दो पोल्स होते हैं ना। जब वो ट्राइपोलर होगी, क्वाड्रीपोलर होगी, डिफरेंट उससे ज्यादा भी पोल्स बने हुए होंगे, ठीक है? फिर आप देखते हो बिनाइन ट्यूमर यूजुअली कोहेसिव होते हैं। कोहेसिव मतलब ये एडहेसिव, जैसे कहते हैं ना एडहीजन, एडहीजन से याद रखना है, कोहेसिव जुड़े हुए, ठीक है? एक्सपेंसाइल, वेल डिमार्केटेड उनके मार्जिन होते हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वेड नहीं करते। मेलिग्नेंट इन्वेड भी करते हैं, इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं, आसपास वाले को तंग भी करते हैं, ठीक है? मेटास्टेसिस बिनाइन में ऑब्वियसली एब्सेंट होती है, जस्ट वन वर्ड, एब्सेंट। और यहाँ पे मेटास्टेसिस फ्रीक्वेंट होती है। आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर की उस वक्त जिसे कह लो ना हरकतों का तब अंदाजा हो जाता है कि जब वो मेटास्टाइज कर जाता है, आपको पता लग जाता है कि ये अब मैलिग्नेंट है, ठीक है बच्चे? डिफरेंस वाली स्लाइड हो गई है रीशा, अब आगे बढ़े, ठीक है? इस तरह अगर तुम लोगों को एमसीक्यू आए इस तरह कि मैंने काफी सारे बेनाइन ट्यूमर्स दिए हुए हो, ठीक है? और तुम लोगों को उसमें से लिखना हो, हाँ, काफी सारे। अब जिस तरह देखो सार्कोमा, वो
उसके एंड में भी OMA आता है, लेकिन वो मेलिग्नेंट है, ठीक है। इस तरह देखो, हेपाटोमा, ठीक है, हेपाटोमा मेलिग्नेंट है, ठीक है, उसके एंड में भी OMA आ रहा है, लेकिन वो लिवर का मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इस तरह अगर देखो मेलानोमा, उसके एंड में भी OMA आ रहा है, लेकिन स्किन का एक खतरनाक हद तक मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इस तरह लिम्फोमा, लिम्फोमा भी एक बहुत खतरनाक ट्यूमर है, ठीक है, लिम्फेटिक्स का है, OMA एंड में आ रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि अगर OMA सफिक्स आए तो वो बेनाइन ही हो, ठीक है। जबकि एडिनोमा, एडिनोमा जैसे अभी एक बच्ची ने बताया है, ठीक है, एडिनोमा बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। और जब भी हम एक बेनाइन ट्यूमर को मेलिग्नेंट ट्यूमर से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी, अब जैसे एक ट्यूमर एक साइड पे पड़ा हुआ है, मेटास्टेसिस में हम यही देख रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक ट्यूमर है जो बेनाइन और मेलिग्नेंट को एक फीचर जो डिफरेंशिएट करता है वो यही होता है कि जो मेलिग्नेंट होता है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करता हुआ बाहर निकल जाता है, ठीक है, जबकि बेनाइन ऐसा नहीं करता, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ही रहता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन वही होती है जो एपिथेलियम के नीचे वाली लाइनिंग होती है ना, हम उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा या इन्वेजिव जो कार्सिनोमा होता है, उसको अगर आपने कार्सिनोमा इन कम हो गई है, अच्छा पता नहीं बेटा, मैं तो उसी तरह बोल रही हूँ। अब आवाज आ रही है आपको बीबा बच्चे? अच्छा अब ठीक है। अब मैंने माइक को मुंह के अंदर रख ली है, ठीक है ना, ओरल कैविटी के अंदर। अगर मुझे करंट लग गया ना तो फिर तुम लोग उसके जिम्मेदार हो गए। अच्छा अब ये है कि जो बिनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर है या इन्वेजिव कार्सिनोमा है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम कार्सिनोमा इन सीटू यू हैव टू सी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ये आप चीज जरूर देखते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा जब भी आप किसी एनाप्लास्टिक ट्यूमर को देखते हो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एनाप्लेजिया का मतलब, आगे हम स्लाइड चलो चले जाते हैं, इस ट्यूमर आगे जाते हैं, ये एनाप्लेजिया आ गया, ठीक है। एनाप्लेजिया का मतलब होता है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका मतलब पता होना चाहिए। प्लेजिया का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और एन मतलब है कि लैक, जहाँ पे एन और ये फलाना और इस तरह के ए वर्ड ऐड हो जाए ना, ये गंद कर देते हैं, ठीक है। एनाप्लेजिया मीन्स लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसके ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है एक से ज्यादा उसकी फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी होगी, न्यूक्लियस के अंदर आ जाओ तो माइटोसिस होगी, ठीक है, वो सारा एबनॉर्मल होगा। फिर लॉस ऑफ पोलैरिटी होता है, ठीक है, उसका फॉर्म, उसका कलर, हर चीज खत्म होती जाएगी और भी चेंजेस आते जाएंगे। तो ये एनाप्लेजिया के 5 फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसमें प्लियोमॉर्फिज्म आगे मैंने पढ़ाया था कि कैंसर सेल में प्लियोमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसकी वेरिएशन होती है उसके साइज में और शेप में, ठीक है। अब अगर अगर जिस तरह तुम लोगों को आता है कि आपने बताना हो कि जी इनमें जब ये एनाप्लास्टिक ट्यूमर है तो उसका कौन सा फीचर जो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता है कि ये एनाप्लास्टिक है, तो कौन सा आपको बताएगा बच्चों? प्लियो भी ठीक है, अगर फर्ज करो कि प्लियो आप लोगों को ऑप्शन में ना दिया गया हो, ठीक है, या ये ना हो, ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगी जो आप एमसीक्यू में ढूंढोगे ना, अगर आपको एनाप्लेजिया लिखा हुआ है तो आप उसमें ढूंढोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप ये देखोगे कि ट्यूमर डिफरेंशिएटेड है या उसमें डिफरेंशिएशन है या नहीं है, ठीक है। एनाप्लेजिया के बाद दूसरा वर्ड तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन का ढूंढना है, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। प्लियोमॉर्फिज्म भी बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, उमैद ने, लेकिन आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन का वर्ड ढूंढो जब ये इस तरह का एमसीक्यू आप लोगों को आएगा, ठीक है। अब जिस तरह एनाप्लेजिया वहाँ बेनाइन और मेलिग्नेंट से हम लोग कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज बच्चों जो मैं आपको बताना थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाह रही थी, आप लोगों को एक तो ये पता होना चाहिए कि बेनाइन और मेलिग्नेंट कौन से, दूसरा ट्यूमर ऑफ मीजनकाइमल ओरिजिन, यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन लिखी हुई है, ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, ट्यूमर ऑफ वेसल्स, ट्यूमर ऑफ ब्लड सेल्स, ट्यूमर्स ऑफ मसल, ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, या एक से ज्यादा सेल टाइप के मिक्स ट्यूमर्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मीजनकाइमल ओरिजिन का ट्यूमर है,
ठीक है? ये तुम लोग को बताना चाहिए कि ये ब्लड वेसल का ट्यूमर है, जैसे हीमेंजियोमा आया हुआ है, लिम्फेंजियोमा आया हुआ है, बेनाइन फाइब्रस ट्यूमर आया हुआ है, मेनिंजियोमा आया हुआ है, ये सब वेसल और सरफेस कवरिंग के ट्यूमर हैं। इस तरह आपको ल्यूकीमिया या लिम्फोमा का पता होना चाहिए कि ये ब्लड सेल और रिलेटेड सेल्स के ट्यूमर हैं। फिर मसल से ग्रो करने वाले ट्यूमर्स को पता होना चाहिए कि रेप्डोमायोमा या रेप्डोमायोसार्कोमा ये स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड मसल डिराइव ट्यूमर है, और लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा ये स्मूथ मसल ट्यूमर है। ठीक है? अच्छा, मुझे बताएगा, कौन बताएगा? उमैद तुम बता दो बच्चे। लियोमायोमा या लियोमायोसार्कोमा ये मेल्स में होता है या फीमेल्स में होता है? वो खोल के ही बता दे बच्चे। उमैद, उमैद किधर है बच्चे? अस्तगफिरुल्लाह। अरीशा बेटा, मेल्स, रमजा मेल्स। ओह खुदाया, मेरा दिल चाह रहा है मैं सुसाइड कर लूं। मतलब लड़के सही बता रहे हो, लड़कियां मेल्स कह रही हैं। उफ, बच्चे, अरीशा, उमैद तुमने सही बताया बेटा, मेरा ख्याल था कि तुम मेल बताओगे लेकिन लड़कियों ने अनफॉर्चुनेटली मेल बोला है। अच्छा, ये अनफाल लड़का है कि लड़की है भाई? ये नाम, सॉरी, ये मुझे नहीं पता, ये अनफाल लड़कों का नाम है कि लड़की का नाम है भाई? अच्छा, लड़की है, ठीक है। अनफाल ने भी ठीक बताया है, लेकिन मतलब उफ, बेटा मेल नहीं है। कौन है? रमजा, मरीशा बच्चे, ये फीमेल्स का ट्यूमर है। लियोमायोमा या लियोमायोसार्कोमा स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस का ट्यूमर है। यूट्रस है तो मर्दों में होता है यूट्रस, कहाँ से मेल्स में आ गया? ठीक है, तो ये फीमेल डिराइव ट्यूमर है। ठीक है, आप लोगों को अगर सिनेरियो लिखा हुआ आता है और उसमें काफी सारा डिस्क्राइब किया हुआ होता है कि एक फीमेल है, उसको यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल, यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर जब आपने माइक्रोस्कोपी की तो आपको स्मूथ मसल ट्यूमर नजर आया, उस स्मूथ मसल ट्यूमर का नाम लिखें। ठीक है, तो वो स्मूथ मसल है लियोमायोमा। ठीक है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना, मायोमीट्रियम, स्मूथ मसल लाइनिंग होती है, जिस एंडोमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम होती है, पेरीमीट्रियम होती है। ठीक है, तो ये मायोमीट्रियम से ग्रो करता है। ठीक है, अब रमजा याद रहेगा। ठीक है, लियोमायोमा हमेशा फीमेल का है बेटा, मेल्स नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तुम लोगों ने लड़कों में भी यूट्रस बना दी। अच्छा, अब आगे देखो, इस तरह तुम लोग को ये मीजन एपिथेलियल ओरिजिन के ट्यूमर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह स्क्वेमस सेल पेपिलोमा, ठीक है, या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये पता होना चाहिए कि ये एपिथेलियल ओरिजिन का बिनाइन है और ये एपिथेलियल ओरिजिन का मेलिग्नेंट है। इस तरह पता होना चाहिए कि एडिनोमा ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लैंड से डेवलप करता है, जिसमें भी एडी आ जाए ना, वो ग्लैंड वाला ट्यूमर है। ठीक है, इस तरह रिस्पिरेटरी पैसेजेस का बताया हुआ है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। ठीक है, इस तरह यहाँ से आगे आ जाओ तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड और रीनल उसके बताए हुए ट्यूमर्स जो कि मोर देन वन लेयर से मिक्स ट्यूमर है, मोर देन वन न्यूप्लास्टिक सेल टाइप है। ठीक है, अच्छा, अगर एक से ज्यादा जर्म सेल से डिराइव ट्यूमर हो तो वो टेरेटोजीनस होते हैं, मतलब वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं टेराटोमा या डर्मोइड सिस्ट, टेराटोमा। ठीक है, ये एक से ज्यादा जर्म लेयर से बने हुए होते हैं। ठीक है, शाबाश उमैद, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर तुम लोगों को इस तरह एमसीक्यू आता है कि आपसे पूछा जाए, काफी सारे ट्यूमर लिखे हुए हों और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा मीजन का रीजन डिराइव ट्यूमर है, मैं तुम लोगों से पूछूं कि बताओ इनमें से कौन सा, तुम लोगों ने बताना है मीजन काइमल डिराइव्ड कौन सा है? हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, मेनिंजियोमा, फाइब्रोसार्कोमा या लियोमायोसार्कोमा, इनमें से मीजन ओरिजिन का ट्यूमर कौन सा है? फाइब्रो, आगे फाइब्रो क्या, फाइब्रो क्या, फाइब्रोमा या फाइब्रो
बच्चों इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं वापस आ गई हूँ। ठीक है, मैम गॉन नहीं, मैम इज़ हियर अगेन। ठीक है, मैम तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी इतने आराम से रोशीन। अच्छा, अच्छा अब इस तरह है कि अब जिस तरह कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि बड़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस तरह बच्चों में बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसीज़ कुछ कॉमन होती हैं। बच्चों में बच्चों ल्यूकीमिया बहुत ज़्यादा, अब तुम तो मेरे लिए बच्चे ही हो सारे, लेकिन छोटे बच्चों में, ठीक है, तुम लोगों से बहुत छोटे बच्चों में ल्यूकीमिया चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, यहाँ देखो मैलिग्नेंट है, हेमेटोपोइटिक सेल डिराइव्ड ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन ये छोटे बच्चे, एक तो तुम लोग भी बच्चे हो, एक तुम लोगों से भी छोटे बच्चे। ठीक है, इस तरह। अच्छा बच्चों, अच्छा अब जिस तरह इसी में से अगर तुम लोग देखो, यस मैम टॉडलर्स में ये बुक में कहाँ लिखा है कि कौन सा ट्यूमर किधर है? बेटा तेरा भी कोई हाल नहीं है बेटे, तूने भी पूरा चैप्टर खत्म हो गया, सब कुछ पढ़ा पढ़ा के मेरा गला सूख गया और तू अभी भी वहीं बैठा हुआ है कि बुक में कहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा ट्यूमर किधर होता है। एक तो बेटे टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है, टेबल पढ़। ठीक है, सेकेंडली जितने ट्यूमर जहाँ जहाँ डिस्कस हुए हैं वो मैंने बताती रही हूँ साथ साथ कि ये किस ओरिजिन का ट्यूमर है। ठीक है, एक तो इस टेबल में ही सब कुछ लिखा हुआ है। देखो लिवर के नीचे लिवर के लिखे हुए, लंग के नीचे लंग के लिखे हुए, हिमेटोपोइटिक ब्लड सेल्स के नीचे ब्लड के लिखे हुए हैं। टेबल के अलावा बच्चे साथ साथ जहां जहां मैं पढ़ाती गई हूँ ना, अगर तू जाग रहा था तो वो बताती रही हूँ कि किस ओरिजिन का है। वैसे तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ नियोप्लेजिया पढ़ा है, हमने ये डिटेल नहीं पढ़ी कि ऑर्गन वाइज कौन सा ट्यूमर किस तरह का है। ठीक है, हमने उस डिटेल को, वो तो आप स्पेशल पैथोलॉजी जब पढ़ते हैं ना उसमें देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मैम मैं यही पूछ रहा था। अच्छा चलो भाई, बेचारे को बहुत ज्यादा बातें सुना दी हैं सबने, मैथ को अब समझ आ गई है। ठीक है, हो गया, डन हो गया, बस उसने कह दिया अब आगे कोई कुछ ना बोले। ठीक है, अच्छा अब एक तो चीज तुम लोगों को, अच्छा बिनाइन ट्यूमर जब हम पढ़ते हैं, बिनाइन ट्यूमर में से आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिनाइन ट्यूमर, अच्छा मैं तुम लोगों से पूछती हूँ ठीक है, क्या बिनाइन ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड होता है? डिफरेंसेस सामने रख लेते हैं, बताते जाओ मुझे। बिनाइन ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड होता है? जल्दी बच्चों, एक तो तुम लोग वैसे अगर मैसेज टाइप करना हो तो तुम लोग उल्टे हाथ से भी टाइप कर लो, यहाँ पे तुम लोगों से मैसेज नहीं टाइप हो रहा होता। शान से बेटा, ये क्या जवाब है? नो किसने लिखा है? इनकैप्सुलेटेड का मतलब है कि कैप्सूल के अंदर। ठीक है, इन ई एन है लेकिन उसको इन याद रखो, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसको जगाओ, इसको जरा एक लगाओ जो इसने नो लिखा था। ठीक है, एक तो इनकैप्सुलेटेड होता है। फिर बिनाइन ट्यूमर के अंदर माइटोसिस काउंट कैसा होता है? लो या नॉर्मल? ठीक है, बिनाइन ट्यूमर ज्यादातर स्लो ग्रोइंग होता है। यस, ठीक है, अच्छा बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड भी होता है? होता है। क्या बिनाइन ट्यूमर में ब्लड वेसल इन्वेजन होती है? नो, एक्सीलेंट, दिस इज अ वेरी गुड क्लास, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। ब्लाइंड ट्यूमर में ब्लड वेसल इन्वेजन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब मैलिग्नेंसी का अगर तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट फीचर पूछा जाए, ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो तुम लोग, मैलिग्नेंसी का, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, सबसे एक इम्पोर्टेंट फीचर पता लगे, तुम एक डॉक्टर हो, साइंटिस्ट बन गए हो, मतलब साइंटिस्ट मतलब बहुत बड़ी चीज बन गए हो,
ठीक है, डिफरेंशिएशन भी, चलो ये भी हो गया। लेकिन एक चीज जिस पे तुम लोग कहोगे कि ये ट्यूमर तो 100% मैलिग्नेंट है। एक्सीलेंट रमजा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रमजा, वेरी गुड, मेटास्टेसिस। ठीक है, ओसामा ने भी कुछ मूव लिखा है, लेकिन मूव नहीं बेटा, ये कोई इंग्लिश मूवी नहीं चल रही, मेटास्टेसिस लिखना है तूने यहाँ पे, ठीक है, मूव नहीं लिखना। ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड रमजा, शाबाश उमैद, वेरी गुड। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस एक वो सिंगल इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि मेलिग्नेंसी का बताता है हमें। ठीक है, अच्छा फिर हम टर्म्स की तरफ आ जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, एनाप्लेजिया। ठीक है, इस तरह बच्चों हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, इसी में पढ़ी थी, प्लियोमॉर्फिज्म माइटोसिस, ये मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। ठीक है, मेटाप्लेजिया का मतलब होता है, ये टर्म तुम लोगों ने चैप्टर 3 में भी पढ़ी होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विथ अनदर टाइप। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। ठीक है, और डिस्प्लेजिया क्या होता है, दैट लिटरली मींस डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। ठीक है, डिसऑर्डर, डी से याद रखना है, डिसऑर्डर्ड ग्रोथ जहां पे भी होगी इट मींस दैट इज डिस्प्लेजिया। एंड मेटाप्लेजिया इज बेनाइन, ठीक है, रिवर्सिबल, एक टाइप ऑफ एपिथेलियम दूसरी टाइप ऑफ एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। ये चैप्टर 3 में टर्म थी। हमने यहाँ पे ज्यादा गौर किया है डिस्प्लेजिया टर्म के ऊपर, जिसका मतलब है डी से डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। ठीक है, कोई भी disorder growth typically encountered in the epithelia characterized by constellation of changes that includes a loss in uniformity of the individual cells as well as loss in their architectural orientation। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को डिस्प्लेजिया की टर्म की पूछी जाए तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेजिया कोई भी इरेगुलर प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी मैचुरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, जो इरेगुलर हो और थ्रू आउट लेयर ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो डिस्प्लेजिया विल बी एन इरेगुलर प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सेल्स थ्रू आउट द लेयर्स ऑफ एपिथेलियम। समझ आ गई डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया का डिफरेंस? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, एंजियोजेनेसिस क्या होता था बच्चों, कुछ याद है? अच्छा बताओ, शाबाश। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, हुमा, मनाल, सामा, अरीशा, उम्मे हबीबा, खानसा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, कहीं भी किसी भी ग्रोइंग ट्यूमर के अंदर न्यू ब्लड वेसल्स का बनना, ठीक है, ये याद रखना है कि ग्रोइंग ट्यूमर में बनना है। ठीक है, किसी भी जगह पे वेसल का नहीं। एंजियोजेनेसिस का वर्ड स्पेसिफिकली टर्म हम तब डिराइव करते हैं कि जब भी इन ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल हो किसी भी ट्यूमर के अंदर। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ा था, एक्सीलेंट, शाबाश। शाबाश, अच्छा। अच्छा, किसी भी बच्चों ट्यूमर में, अब जैसा यहाँ पे हम कार्सिनोमा इन सीटू इन्वेसिव इसको भी पढ़ते हैं, अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि बताओ कि ट्यूमर का मेन बल्क क्या बनाता है, ट्यूमर का मेन बल्क स्ट्रोमा होता है या पेरेन्काइमा होता है, क्या होता है मेन बल्क जिससे हम कहते हैं कि ये ट्यूमर है? एक कह रहा है स्ट्रोमा, एक कह रहा है पेरेन्काइमा। बच्चे एक बात करो, अभी पढ़ाया था, खुदाया अस्तगफिरुल्लाह, अभी मैंने पढ़ाया था, दूसरी स्लाइड थी। और बता बता के ट्यूमर का मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जिसमें ट्यून्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं, उसको क्या कहते थे? एक्सीलेंट सीरत, उम्मे हबीबा, बाकी जी बच्चों, उसामा उमैद जाग गए हैं। ठीक है, पैरन काइमा कहते हैं बच्चों। ठीक है, पहले दिल तोड़ देते हो गलत लिख के, फिर जोड़ देते हो। अच्छा, रीशा ने सही बताया था, चलो भाई, एक्सीलेंट रीशा।
शाबाश। लेकिन तुमने कहीं पे एक बोंगी मारी थी, मैंने मुझे याद है तुमने किसी चीज पे भी कुछ लिखा था, पता नहीं यूट्रस तुमने वो गलत बताया था, मेल्स फीमेल कुछ इसने बोंगी मारी थी अभी, इसलिए तुम्हें मैं माफ नहीं कर रही, तुमने मर्दों में यूट्रस बना दी थी। अच्छा। अच्छा बच्चों, अब जिस तरह तुम लोगों को यूट्रस से याद आया, अगर एक जिस तरह सिनेरियो आए कि एक फीमेल पेशेंट है तुम्हारे पास प्रेजेंट करती है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और साथ उसको क्रैम्प्स पड़े हैं एब्डोमिनल, ठीक है, उसकी हिस्टेरेक्टमी कर दी, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड को देखा तो तुम लोगों को स्मूथ मसल ट्यूमर नजर आया, ठीक है, और तुम लोगों को काफी सारे जहाँ पे भी लिखा हो ना कि स्मूथ मसल ट्यूमर नजर आया है बेनाइन ओरिजिन का, ठीक है, ये भी याद रखना है कि अक्सर एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये जो टेबल है ना बच्चों, ये अगर तो बेनाइन ट्यूमर पूछा गया स्मूथ मसल को तो दैट वुड बी लियोमायोमा, और अगर मेलिग्नेंट पूछा गया तो लियोमायोसार्कोमा। ये दोनों हैं स्मूथ के ही, लेकिन एक के देखो हेडिंग अंडर बेनाइन है और दूसरा अंडर मेलिग्नेंट है, तो इन चीजों को बच्चों एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना कि कौन सा बेनाइन ओरिजिन का था और कौन सा मेलिग्नेंट ओरिजिन का था, ठीक है। अच्छा, चलो हमारे पास अभी 10 मिनट रहते हैं, ठीक है, हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलो जी, स्लाइड में हम आगे जा रहे हैं। अच्छा ये फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए एनाप्लेजिया के, ठीक है, लोकल इन्वेजन, मेटास्टेसिस। अच्छा मेटास्टेसिस, लोकल इन्वेजन तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है लोकली इन्वेड करता है, ठीक है। मेटास्टेसिस की अगर डेफिनेशन आए तो तुम लोगों ने लिखना होगा कि मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में एमसीक्यूज ये जान नहीं छोड़ती ये टर्म नियोप्लेजिया में, ठीक है। यूएचएस में मैंने बुक में देखा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइट्स दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर। अब ये देखो डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर and unequivocally marks a tumor as malignant, as by definition benign neoplasm do not metastasize, ठीक है। The invasiveness of the cancer permits them to penetrate into blood vessel, lymphatic blood body cavity, providing the opportunity for spread, ठीक है। आगे वो इन्वेजिवनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइट दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर। अगर तुम लोग को एग्जाम में यूएचएस में या लोकल जो तुम लोग के कॉलेज के एग्जाम्स हैं या टेस्ट में मेटास्टेसिस की डेफिनेशन आती है तो मेटास्टेसिस को इसी तरह डिफाइन करना है, बोंगियां नहीं मारनी है, ठीक है, कि मेटास्टेसिस को, और ना मुझे कॉपी पेस्ट चाहिए, ठीक है ना, तुम लोग बड़े तेज हो कॉपी पेस्ट करने में, ठीक है। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइट विच इज डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। और साथ ही साथ मेटास्टेसिस के हम लोगों ने कुछ पाथवेज पढ़े थे, ठीक है, पाथवेज ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, ठीक है, ये कि एक मेटास्टेसिस किस तरीके से होती है, ये डिससेमिनेशन ऑफ कैंसर, डिससेमिनेशन का मतलब ही स्प्रेड है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ कैंसर कैसे हो सकती है, तीन पाथवेज हो सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, या लिम्फेटिक स्प्रेड, या हिमेटोजीनस स्प्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, एग्जाम में मैंने बहुत दफा देखा है कि मेटास्टेसिस तीन तरीकों से हो सकती है, या तो बॉडी कैविटी में डायरेक्टली फैल गया, ठीक है, एक साथ जिस तरह आप बोन में था साथ ज्वाइंट कैविटी में चला गया, लिम्फेटिक्स के थ्रू चला गया, या ब्लड के थ्रू चला गया, ठीक है। तो इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर ट्यूमर डिसकंटिन्यूअस ना हो तो देन वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ना हो क्या मतलब है बेटा, क्या पूछ रहा है कि फारसी क्या लिख रहा है उसामा बेटे। अगर ट्यूमर डिसकंटिन्यूअस ना हो तो देन वो क्या होगा, मेटास्टेसिस। एक तो मेटास्टेसिस में तूने स्पेलिंग भी मीटास्टेसिस लिख दी है बेटा। देखो बेटे मेटास्टेसिस का मतलब यही है कि ट्यूमर स्प्रेड कर गया, फर्ज करो वो ट्यूमर था ओवरी का, ठीक है। अब जब तुमने पेशेंट का स्कैन कराया या सीटी स्कैन कराया तो तुम्हें पता चला कि ओवरी का ट्यूमर तो था ही था, साथ साथ तुम्हें लिवर के अंदर भी कुछ मेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हम शॉर्ट में उसको मेट्स बोलते हैं, ठीक है। मेट्स का मतलब ही ये है कि ट्यूमर मेटास्टाइज कर गया है, ट्यूमर ओवरी का था लेकिन अपने टिश्यू ऑफ ओरिजिन से वो दूर हट के वो इन तीन तरीकों से, चाहे वो लिम्फेटिक हो चाहे ब्लड वेसल हो, वो चला गया है लिवर के अंदर, ठीक है उसामा बेटा।
मतलब मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि वो अपने टिश्यू ऑफ ओरिजिन से डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चे अगर आप समझ आ गई उसामा बच्चे, शाबाश। अच्छा, अब तुम लोगों को ये पाथवे स्प्रेड ट्यूमर के ये पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, ठीक है। फिर सॉरी बच्चों, फिर पता होना चाहिए लिम्फेटिक्स का, लिम्फेटिक्स के थ्रू कैसे करता है, देन हिमेटोजीनस ब्लड के थ्रू, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर की तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैंसर किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर को अफेक्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी का वर्ड है, अभी तुम लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन की क्लास पढ़ी है तो पता होगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैंसर के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे स्मोकिंग है, इन्फेक्शियस एजेंट है, अल्कोहल कंजप्शन, डाइट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इस तरह कुछ ऑक्यूपेशनल कैंसर होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को इस तरह क्वेश्चन आए, कभी पूछा जाए एग्जाम में कि कोई ऑक्यूपेशनल कैंसर्स का नाम लिखिए, ऑक्यूपेशनल कैंसर वो होंगे जो आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगी। अब तुम लोग की ऑक्यूपेशन क्या है, पता है तुम लोग की ऑक्यूपेशन क्या है, क्या है बच्चों, जागो जरा, ठीक है। स्टूडेंट्स भी हैं बट ऑक्यूपेशन डॉक्टर हैं आप लोग या डेंटिस्ट, ठीक है। शाबाश, ठीक है, तुम लोग की ऑक्यूपेशन है डेंटिस्ट्री। अब तुम लोग में से किसी के फादर अगर आर्मी में हो, किसी के पुलिस में है, किसी के डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर हैं, तो उन लोगों की वो ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अगर आप लोगों की मदर है, जिस तरह वो घर में होती है, तो उनकी ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ होती है, ठीक है। सो ऑक्यूपेशन इज बेसिकली आपका क्या फील्ड है, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे ये हमारे पास कुछ एजेंट्स लिखे हुए हैं या ग्रुप ऑफ एजेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनसे रिलेटेड कैंसर लिखा हुआ है और ये हम यहाँ यूज कहाँ कहाँ पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे आर्सेनिक है या आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं, उनसे लंग कैंसर होता है या स्किन का कैंसर होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मेटल स्मेल्टिंग में यूज होते हैं, एलॉयज में, इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, मेडिकेशन में, हर्बिसाइड्स में, फंगीसाइड्स में और एनिमल डिप्स में, ठीक है। इस तरह तुम लोगों से अगर एस्बेस्टोस पूछा जाए, एस्बेस्टोस से कौन सा कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, एसोफेगस का होता है, गैस्ट्रिक होता है, कोलॉन और मेसोथीलियोमा। इस तरह ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये बताया हुआ है। फिर बेंजीन से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, ये एएमएल इसको कहते हैं, ये भी टाइप ऑफ कैंसर है और ये कहाँ पाया जाता है। इस तरह बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, निकल, रेडॉन, फिनाइल क्लोराइड, ठीक है। मुझे एमसीक्यू आया था एक दफा एफसीपीएस में कि विनाइल क्लोराइड, एक पेशेंट है, काफी सारी डिटेल लिखी हुई थी, ठीक है। और हेपेटिक एंजियोसार्कोमा उसको डायग्नोज हुआ है, ठीक है। तो हेपेटिक एंजियोसार्कोमा का मेन पॉजिटिव एजेंट कौन सा कंपाउंड है या कौन सा मटेरियल है या कौन सा एजेंट है, ठीक है। तो उसका आंसर था विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और हेपेटिक एंजियोसार्कोमा जरा डिफरेंट सी टर्म है, अगर तुम लोग इनमें देखो, बाकी सब कार्सिनोमास हैं। एग्जाम में थोड़ा सा अगर कोई चिचड़ किस्म का एग्जामिनर होना तो वो ऐसे डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज को उठाता है, ठीक है। सो हेपेटिक एंजियोसार्कोमा का मेन जिसे कह लो ना जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट, दैट इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर कोई वर्कर है जो कि प्रेशराइज्ड कंटेनर्स में काम कर रहा है, एरोसोल से उसका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में है जहाँ विनाइल पॉलीमर्स वगैरह यूज होते हैं, या रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को जो है वो हेपेटिक एंजियोसार्कोमा होने का खतरा होता है, ठीक है। काफी खतरनाक किस्म का कैंसर है लिवर का, ठीक है। इस तरह बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ लिया ऑक्यूपेशनल। फिर तुम लोगों को मैंने बताया था एपिडेमियोलॉजी में हम लोगों ने एज पढ़ी थी, ठीक है। फिर एक्वायर्ड प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, अच्छा ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स और उससे रिलेटेड कैंसर, ठीक है। अब टाइम भी खत्म हो गया, हम खत्म करेंगे, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास तुम लोगों के साथ वैसे कल होनी थी लेकिन वो ड्यू टू डेंटिस्ट्री का आप लोगों का कोई लेक्चर मिस हुआ था, हमारी एक क्लास बीच में से मिस हो गई। वो हम लोगों की क्लास कल हुई थी, सादिया के साथ आप लोगों ने ली होगी, कल आप लोगों ने माइक्रो पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारा वो एक लेक्चर स्किप हो गया बीच में से, तो अब मेरा आप लोगों के साथ सिर्फ रिवीजन का एक ही लेक्चर रह गया एंड दैट इज फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को 12 से 1 मेरी क्लास है आप लोगों के साथ, ठीक है। उसमें हम बाकी नियोप्लेजिया को डिस्कस करेंगे, जितना अभी कर सके थे वो मैंने किया है। साथ साथ ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स और कैंसर देख लो, फिर हम खत्म करते हैं। कि अगर आप लोगों को पूछा जाए, जैसे आप लोगों को एक एमसीक्यू आए कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो आपके पास एब्डोमिनल कंप्लेंट के साथ एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा,
ठीक है। और एपिगेस्ट्रिक पेन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पास में वो ट्रीटमेंट भी ले चुका है, ठीक है। और पहले उसको जो है वो और अब उसको जो है वो गैस्ट्रिक लिम्फोमा डायग्नोज हुआ है, या गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ये देखो गैस्ट्राइटिस और अल्सर वाला एक कंडीशन, देखो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मुझे भी एग्जाम में आया था, ठीक है, और यूएचएस में भी आया हुआ है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस, अल्सर, इसके साथ नियोप्लाज्म, देखो कैंसर इससे कौन सा रिलेटेड है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, दिस इज नॉट कैंसर, ये कंडीशन है जो मरीज को होती है, ये कैंसर है जिसके साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। गैस्ट्रिक एडीनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कवर मेदे के लिए, ये स्टमक के लिए यूज होगा, या मार्ड लिफोमा, ये भी स्टमक के लिए, गैस्ट्रिक के लिए यूज होता है। और कॉजेटिव एजेंट या इटियोलॉजिक एजेंट उसका अगर आप देखें तो दैट इज एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। अगर तुम लोग को इस तरह का एमसीक्यू आए कि एक पेशेंट है उसको गैस्ट्रिक लिम्फोमा है, और अब तुम लोगों को, उसको गैस्ट्रिक लिम्फोमा था, ठीक है, और उसने अब प्रेजेंट किया है तुम लोगों के पास ऑन एंड ऑफ एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ, ठीक है। और जो है वो जब तुम लोगों ने उसको और इसका पास्ट में इस चीज का ट्रीटमेंट भी हो चुका है, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होगा, तुम लोगों को काफी सारे उसमें ऑप्शंस दिए हुए, जैसे कोई मेटाप्लेजिया हो, कोई अल्सर हो, या कोई कोई पॉलिप हो, लेकिन मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट इसका रिलेटेड जो होता है वो है एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जो लिम्फोमा से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। यस उम्मे हबीबा, यू आर राइट, ठीक है। तो इस तरह के थोड़े से आप लोगों को ट्रिकी किस्म के एमसीक्यूज बच्चों एग्जाम में दिए होते हैं, ठीक है, इनका पता होना चाहिए। मैं तुम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बता रही होती हूँ हर चीज, क्योंकि इवेंचुअली हमारा मकसद है कि हमने एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी बच्चों अब हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी। सो सी यू ऑल ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज।